Unacademy. Let's crack it. जियो के वर्गीकरण का ये लगभग आखिरी टॉपिक है और इसमें जंतु जगत का वर्गीकरण हम देख रहे थे और जंतु जगत के वर्गीकरण में हम अभी पहुंच चुके हैं संकॉर्डेटा में। ठीक है, इससे पहले कि जो भी टॉपिक्स हैं आप उसको रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद ये लेक्चर शुरू कीजिए, क्योंकि यदि आप वो जो लेक्चर अभी डल चुके हैं उसको लगातार नहीं देखेंगे तो ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं पहले ही चेतावनी देता हूँ कि यदि आप उन लेक्चर को नहीं देखेंगे तो ये लेक्चर संभव तो आपको 40% समझ में आए या 50% समझ में आए, लेकिन आपको 100% समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 90 से 100% तक समझने 90 से 100% समझने के लिए आपको पुराने लेक्चर देखने ही होंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक क्रम है, क्रमबद्ध तरीके से ये जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो रहा है। तो आई होप आप सारे लेक्चर देखते हुए आ रहे हैं और यदि आप नहीं देख आपने अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है या फिर यहाँ पे आई बटन है, वहाँ पे इसकी लिंक दे दी गई है। इस जो प्लेलिस्ट है उसकी आप वहाँ पे जाकर इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं संघ कॉर्डेटा यानी फाइलम कॉर्डेटा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। और कॉर्डेटा जो है सबसे विशिष्ट वर्ग है क्योंकि इसी के अंतर्गत मानव प्रजाति को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, क्योंकि आप और हम सब इसी के अंतर्गत आते हैं संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत यानी फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत। इस संघ में सम्मिलित जीवों की 4 प्रमुख विशेषताएं पाई जाती है। 4 प्रमुख विशेषताएं हैं जिससे कारण हम इन जीवों को इसमें रखें, संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत रखें यानी फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत रखें। इसमें 4 चीजें कौन कौन सी है? पृष्ठ रज्जु है, ठीक है, पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु, गुदापश्पाद गुदापश्पुच्छ और ये क्लोन क्षेत्र। ठीक है, ये 4 चीजें हैं यहाँ पे जिनके आधार पे इनको इस वर्ग में रखा गया है। देखेंगे एक एक करके सभी के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं पृष्ठ रज्जु यानी जो नोटोकॉर्ड्स है। ठीक है, नोटोकॉर्ड्स आप अनभिज्ञ नहीं है, नोटोकॉर्ड्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं क्या होती है नोटोकॉर्ड्स। हम यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे। नोटोकॉर्ड्स कॉर्डेटा संघ के सभी जंतुओं में पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति होती है। ठीक है, जो कॉर्डेटा संघ के सभी जंतु रहते हैं उनमें पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति होती है, यानी जो नोटोकॉर्ड्स है वो उपस्थित होते हैं, नोटोकॉर्ड्स की उपस्थिति होती है। यह उपास्थि यानी जो कार्टिलेज जो होता है यानी उपास्थि होता है उससे निर्मित एक लोशील यानी फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल आप समझते हैं। और ये लोशील यानी फ्लेक्सिबल जैसे ये मान लो ये फ्लेक्सिबल है, ये जो वायर ये फ्लेक्सिबल इस प्रकार से फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, यानी इसको इस प्रकार से मूव किया जा सकता है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल संरचना है जो तंत्रिका रज्जु यानी नर्व कॉर्ड तथा पश्च गुहा यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के मध्य स्थित होती है। यहाँ पे देखिए इस वाले चित्र में आपको समझ में आएगा। यहाँ पे किस किस के बीच में उपस्थित है? नर्व कॉर्ड, ये वाली जो कॉर्ड है ये नर्व कॉर्ड यहाँ पे है। और किसके बीच है? ये पाचन गुहा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये वाला डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ये इसके बीच में ये है नोटोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड उपस्थित है। ठीक है, नोटोकॉर्ड उपस्थित है। और इसका प्रमुख कार्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य है तंत्रिका रज्जु यानी जो नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड को सहारा यानी सपोर्ट प्रदान करना है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? जो पृष्ठ रज्जु यानी नोटोकॉर्ड का कार्य क्या है? ये तंत्रिका रज्जु को सहारा प्रदान करती है, सपोर्ट देती है। ठीक है, और इसके संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है कि कशेरुकी जंतु यानी जो वर्टिब्रेट होते हैं, हम वर्टिब्रेट के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट्स वगैरह जो जंतु को जिसमें रखा गया है, तो वहाँ पे कशेरुकी जंतु यानी वर्टिब्रेट एनिमल्स में पृष्ठ रज्जु ये जो नोटोकॉर्ड के स्थान पर कशेरुकी स्तंभ यानी वर्टिब्रल कॉलम्स यानी जो रीढ़ की हड्डी इसको बोलते हैं। ठीक है, या रीढ़ की हड्डी से या फिर बैकबोन जिसको बोलेंगे उसका विकास हो जाता है। ठीक है, आया समझ में? कौन सी बातें यहाँ पे की गई है? कशेरुकी जंतु यानी वर्टिब्रेट एनिमल में पृष्ठ रज्जु यानी जो नोटोकॉर्ड्स है इसके स्थान पर कशेरुक स्तंभों यानी वर्टिब्रल कॉलम्स का विकास हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे ये वाला ये जो इस वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा मैं कशेरुकी दंड वगैरह ये सारी चीजें जो वर्टिब्रल कॉलम्स है इसका विकास हो जाता है। अभी आप समझ लिए कि इसका विकास हो जाता है। हम जब उस वाली स्लाइड में आएंगे ताकि क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको बताऊं तो आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका विकास हो जाता है किसका? कशेरुकी स्तंभ यानी वर्टिब्रल कॉलम्स का। किसमें? जो वर्टिब्रेट एनिमल्स रहते हैं उसमें। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया बहुत ही आकर्षक फ्री प्लान, और फ्री प्लान के अंतर्गत आपको मिलते हैं 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे होंगे और वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें होते हैं। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चल रही है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको आंसर देना होता है और 8 बजे ये डेली चलती है सीरीज। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और इसमें आपको एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित गोल चूज करना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का। अब यहाँ पे कोड डालेंगे सरकार 10, याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड
डालने के बाद ही आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। यदि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं तो आपके लिए 2 बैचेस हैं। यहाँ पे एमपीपीएससी ब्रह्मास्त्र बैच है और यहाँ पे एक है चैंपियनशिप बैच है। ये इन दोनों बैच में आप ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि आप ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए प्लस कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं अनअकैडमी में, तो आपके लिए यहाँ पे द अल्टीमेट 60 डेज का कोर्स है यहाँ पे, और टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स का यहाँ पे 60 डेज का कोर्स है। आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप शुरू से तैयारी करना चाहते हैं एमपीपीएससी की, तो यहाँ पे 10 मंथ का फाउंडेशन बैच यहाँ पे चालू होने वाला है 12 जनवरी से। इसमें मेंस के साथ प्रीलिम्स की तैयारी भी कराई जाएगी और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज भी यहाँ पे कराई जाएगी। और यदि आप ऑलरेडी रिवीजन मोड में है तो रिवीजन के लिए संपूर्ण ज्ञान और संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सीरीज चल रही है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और आप एमपीपीएससी 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो आपके लिए ये बैच बहुत ही फायदेमंद है। स्वप्न पूर्ति बैच है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए 35 दिन में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी और हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए आपको अनअकैडमी के ऐप में जाकर के एमपीपीएससी और व्यापम के गोल से संबंधित जो प्लस बैचेस है वहां पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, आपको अपने पसंदीदा प्लान चुनने का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार टाइम प्रोमो कोड डालने के बाद आप यहाँ पे 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं और उसके बाद प्रोसीड टू पे कीजिए। आप इसके बाद वो प्लान खरीद सकते हैं। तो देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी नाउ, लेट्स क्रैक इट। अगला यहाँ पे पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु यानी ड्रॉसल नर्व कॉर्ड, ये वाला एरिया ड्रॉसल नर्व कॉर्ड, ठीक है, ड्रॉसल नर्व कॉर्ड ये वाला एरिया। इस संघ के जीव में पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति होती है और यह तंत्रिका तंतुओं यानी नर्व फाइबर्स का एक समूह यानी बंडल होता है जो मस्तिष्क को मांसपेशियों यानी जो मसल्स है तथा अन्य अंगों से जोड़ता है। इस प्रकार इसकी वर्किंग रहती है। और ये यहाँ पे है ये ड्रॉसल नर्व कॉर्ड, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु, पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई यहाँ पे, पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु और यहाँ पे हमने देखा पृष्ठ रज्जु, ठीक है, पृष्ठ रज्जु ये वाला, ये दो भाग यहाँ पे हमने देख चुके हैं। अब ये तीसरे और चौथे भाग हम देखेंगे। यहाँ पे गुदा पश्य पुच्छ यहाँ सेम नेम है, ठीक है, गुदा पश्य पुष्य जो पोस्ट एनल टेल है। तो यहाँ पे इसके अंतर्गत हम देखते हैं सभी कॉर्डेट्स के शरीर में मुख्य संरचना के पश्चात एक अतिरिक्त विस्तार यानी एक्सटेंशन पाया जाता है। कुछ जीवों में इस पुच्छ में कंकाल पेशियों यानी स्केलेटल मसल्स पाई जाती है जो उन्हें संचलन यानी मूवमेंट में सहायता करती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाले पोस्ट एनल टेल वगैरह है, ये मूवमेंट में इसको सहायता करेगी, ठीक है, मूवमेंट में। और ये एक प्रकार से एक्सटेंशन होती है, विस्तार होती है, ठीक है। मुख्य संरचना ये जो है ना, मुख्य संरचना, इसके बाद एक विस्तार होता है पोस्ट एनल टेल का। तो ये इस प्रकार ये मूवमेंट में सहायता करेगी, ठीक है। जो एक्सटेंशन है वो किस कार्य में सहायता करेगा, संचलन मूवमेंट वगैरह में कार्य करेगा। अगला है क्लोम छिद्र, ठीक है। क्लोम छिद्र कॉर्डेट्स जीवों में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं और जो मुख को गले से जोड़ते हैं और ये छिद्र पाचन तंत्र में जल का प्रवेश कराए बिना मुख में जल का प्रवेश कराते हैं। क्या कराते हैं, ये जो छिद्र रहते हैं पाचन तंत्र में जल का प्रवेश कराए बिना मुख में जल का प्रवेश कराते हैं। और संघ कॉर्डेटा को दो उपसंघों यानी सब फाइलन तथा अन्य वर्गों में विभाजित किया गया, वो हम देखेंगे इसके आगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो संघ कॉर्डेटा है इसको दो वर्गों में, उपवर्गों में यहाँ पे बांटा गया है। ये देखते हैं, पहला है प्रोटोकॉर्डेटा और दूसरा है वर्टिब्रेटा, ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा और दूसरा है वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डेटा दो उपसंघों से मिलकर बना है यहाँ पे, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। तो जो यूरोकॉर्डेटा है इसके अंतर्गत इन जीवों में पृष्ठ रज्जु यानी जो नोटोकॉर्ड्स रहता है केवल लार्वा की पुच्छ में यानी जो टेल रहती है उसमें पाई जाती है। और यहाँ पे इसका बारे में देखते हैं सिफेलोकॉर्डेटा के अंतर्गत। तो इन जीवों में पृष्ठ रज्जु सिर से पुच्छ तक विस्तृत होती है जो जीवन भर रहती है, ठीक है, ये हमेशा रहती है। जो यहाँ पे इन जीवों में जो पृष्ठ रज्जु रहती है सिर से पुच्छ तक विस्तृत रहेगी और ये हमेशा रहेगी, यानी जीवन भर जब तक ये जीवित रहेंगे तब तक ये रहती है। और यहाँ पे वर्टिब्रेटा के बारे में बात करते हैं, दूसरा जो ग्रुप है वर्टिब्रेटा। तो यहाँ पे इसके अंतर्गत है मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग जिसमें हम आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मत्स्य वर्ग यानी क्लास फिशेस और क्लास एम्फीबिया और क्लास रेप्टिलिया, क्लास एव्स और क्लास मैमेलिया, ठीक है। इस प्रकार ये इंग्लिश में इसका ये वर्गीकरण होगा। तो इस प्रकार ये वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। जो पांच यहाँ पे ग्रुप वगैरह दिए गए वो इसके अंतर्गत आएंगे, यानी जो क्लास है इसके अंतर्गत आएंगे मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे एक एक करके क्या है इसके अंदर, क्या चीजें हैं यहाँ पे। संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत हम देखते हैं जो प्रोटोकॉर्डेटा है और जो वर्टिब्रेटा है, ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा और जो वर्टिब्रेटा है इसके अंतर्गत हम देखेंगे।
तो यह उपसंघ यूकॉर्डेटा एवं सिफेलोकॉर्डेटा नामक दो छोटे वर्गों से मिलकर बना है, जैसा कि हमने इस वर्गीकरण में देखा। यहाँ पे ये दो चीजों से मिलकर बना है, ठीक है, दो छोटे वर्गों से मिलकर बना है। इसमें कशेरुक दंड नहीं पाया जाता है, ठीक है, कशेरुक दंड। अब यहाँ पे कशेरुक दंड को समझाने का समय आ गया। यहाँ पे देखिए, कशेरुक दंड को हम बोलेंगे वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम। जैसा हमने वहां पढ़ा था नोटोकॉर्ड्स किस में चेंज होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है, आपको याद आया, मैंने बताया था कि हम वहां पे पढ़ेंगे। ये देखिए, कशेरुक जंतु यानी वर्टिब्रेट्स वगैरह जो इस बारे में हम पढ़ने वाले थे, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मैंने बताया था कि जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वर्टिब्रेट एनिमल में पृष्ठरज्जु यानी जो नोटोकॉर्ड्स है उसके स्थान पे कशेरुक स्तंभ यानी वर्टिब्रल कॉलम्स का विकास हो जाता है। तो ये है, यही है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक, यही है, ठीक। इसको कशेरुक दंड भी बोलेंगे, रीढ़ भी बोलेंगे, और मेरुदंड भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे बैकबोन भी इसको बोलेंगे, ठीक है। ये इतने सारे नाम है इसके, तो इस नामों में कंफ्यूज मत होइए, ये सारे एक ही है। तो यहाँ पे इसके बारे में देख लेते हैं। जो कशेरुक दंड यानी जो बैकबोन है, ठीक है, बैकबोन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कशेरुक दंड को। बैकबोन हमारी पीठ की मध्य रेखा में सिर से धड़ धड़ के निचले छोर तक फैली है, और ये एक क्षणनुमा संरचना है। ये देखिए, क्षण के प्रकार की संरचना ये वाली, ठीक है, ये कशेरुक दंड जो बैकबोन है, ये क्षण के प्रकार की संरचना है। और ये कहाँ से कहाँ तक फैली है, सिर से लेके जो धड़ है, ठीक है, सिर से लेके धड़ के नीचे छोर तक फैली है, जिसमें छोटे छोटे छल्लों के समान 26 कशेरुक है। कशेरुक मतलब जो हड्डियां है, ठीक है, कशेरुक यानी हड्डियां, 26 कशेरुक है, ठीक है, छोटी छोटी, ये इनको काउंट करेंगे तो ये छोटी छोटी 26 कशेरुक यहाँ पे मिलेंगे, यानी 26 कशेरुक, यहाँ पे 26 हड्डियां होती हैं। कशेरुक दंड हमारी गर्दन से लेकर धड़ के नीचे तक होती है, और कशेरुक दंड की लंबाई पुरुषों में बात करें तो 71 सेंटीमीटर और स्त्रियों में लगभग 61 सेंटीमीटर के आसपास होती है, ठीक है। और एक वयस्क मनुष्य के कशेरुक दंड में 26 कशेरुकाएं अथवा छोटी छोटी हड्डियां होती है। यदि वयस्क मनुष्य की बात करें तो 26 होती है इसमें संख्या में जो कशेरुकाएं यानी जो हड्डियां हैं। और शिशुओं की बात करें तो शिशुओं में यानी बेबीज में ये कशेरुक दंड 33 कशेरुकाएं अथवा छोटी छोटी हड्डियां होती है, ठीक है। यहाँ पे जो एमसीक्यू वगैरह में क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। यदि आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि वयस्क मनुष्य में जो कशेरुकाएं यानी जो हड्डी उनकी संख्या कितनी होती है, और यहाँ पे शिशुओं में कितनी होती है। यहाँ पे 26 है वयस्क मनुष्य में, और जो शिशु रहते हैं उनमें है 33, ठीक है। और यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कशेरुक दंड की लंबाई पुरुषों में और जो स्त्री है उनमें लगभग कितनी होती है। तो 71 सेंटीमीटर के आसपास पुरुषों में पाई जाती है लगभग, और ये स्त्रियों में लगभग पाई जाती है 61 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें थी, इसलिए यहाँ पे बताया गया कशेरुक दंड क्या होता है करके। तो इसमें कशेरुक दंड जो है वो नहीं पाया जाता है, किसमें, जो प्रोटोकॉर्डेटा है उसमें, ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा का वर्ग है, इसमें नहीं पाया जाता है, अतः इन्हें अकशेरुकी कहेंगे, ठीक है। यानी इसमें ये जो कशेरुक दंड नहीं पाया जाता उनको क्या बोलेंगे, अकशेरुकी, ठीक है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं हर्डमानिया एवं एम्फीऑक्सस। हर्डमानिया और एम्फीऑक्सस, ये देखिए ये वाला है, हर्डमानिया ये है और एम्फीऑक्सस ये है, ये दोनों इसके उदाहरण है। और यहाँ पे ये द्विपार्श्व सममित युक्त एवं देह गुहा युक्त होते हैं, यानी बॉडी कैविटी इसमें होती है, बॉडी कैविटी, ये बॉडी कैविटी यानी देह गुहा इसमें होता है। और ये सम्मित युक्त होते हैं, यानी सम्मित देखो, ये वृत्त है, वृत्त को सम्मित का बोलेंगे जब इसको बीच से काटेंगे तो ये उतना ही भाग इधर मिले उतना ही भाग उधर मिले, यानी दोनों भाग यहाँ बराबर हो, ठीक है, और इनकी आकृति वगैरह समान हो। तो ये ऐसे यहाँ पे ये बोलेंगे द्विपार्श्व सम्मित होंगे, यानी इसको जब कट करेंगे तो यानी बीच से इसको ऐसा करेंगे तो ये द्विपार्श्व सम्मित होगा, ठीक है। इसको भी इस प्रकार से ये हम देखेंगे तो ये द्विपार्श्व सम्मित होगा, इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया। इनमें मेरुदंड कुछ अवस्थाओं में पाई जाती है जो पेशियों को जुड़ने के लिए स्थान व चलने के लिए सहारा देती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये इसमें है जो प्रोटोकॉर्डेटा है उसमें। प्रोटोकॉर्डेटा से आप याद रखिए, प्रोटोकॉर्डेटा आसान है यहाँ पे बोलना। और जो ये है वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा आप यहाँ पे देखिए, जो इंग्लिश और हिंदी वाले में जो कन्फ्यूजन ये होती है कि कई बार आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कशेरुक ना देके आपको वर्टिब्रेट दे देगा, ठीक है, बताइए वर्टिब्रेट जो वर्टिब्रेट्स रहते हैं उस प्रकार से कोई भी इससे क्वेश्चन पूछ लेगा, बताइए जो वर्टिब्रेट है उसमें नोटोकॉर्ड वगैरह होते हैं नहीं, इस प्रकार से ये पूछ लेगा सवाल, ठीक है। तो वर्टिब्रेट भी आप याद रखिए, प्रोटोकॉर्डेटा भी आप याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे कई बार सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं और ये इस फॉर्म में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको हिंदी मतलब वहाँ पे नहीं दिखेगा,
ठीक है। हिंदी मतलब कई बार नहीं दिखता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों नाम आप याद रखिए। यदि कशेरुकी पूछेगा तब भी आप याद रखिए, और वर्टिब्रेटा पूछेगा तब भी आप वहाँ पे याद रखिए, ठीक है। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ये उच्च कॉर्डेटा होते हैं जो इन्हें, जिस कारण इन्हें क्या कहेंगे, यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा भी कहेंगे, ठीक है। जिस कारण इन्हें क्या कहेंगे, यूरोकॉर्डेटा। ये उच्च कॉर्डेटा होते हैं। और इस उपसंघ के जंतुओं में कशेरुक दंड यानी जो बैकबोन रहती है तथा अंतः कंकाल इसमें पाया जाता है, जो पेशियों को चलने हेतु सहारा देता है। और इनका शरीर 4 भागों में बटा होता है, सिर, गर्दन, धड़ एवं पूंछ। किन भागों में बटा होता है यहाँ पे, सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ, यहाँ पे 4 भागों में बटा होता है। और मेंढक में कभी कभी गर्दन व पूंछ नहीं पाई जाती है, जो मेंढक रहते हैं उसमें कभी कभी गर्दन और पूंछ नहीं पाई जाती है। और इनका शरीर ऊतक एवं अंगों से बना होता है। जैसे हमने जो कोशिका वाले जो चैप्टर हमने देखे थे, तो वहाँ पे हमने देखा था कोशिका रहती है, ठीक है, सेल रहते हैं, सेल से बनते ऊतक, ऊतक से बनते हैं, ऊतक से बनते हैं फिर अंग, अंग से बनते हैं अंग तंत्र, ठीक है, अंग तंत्र। इस प्रकार से ये क्रम यहाँ पे चलता है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि इनका शरीर ऊतक एवं अंगों से बना होता है, ठीक है, ऊतक एवं अंगों से ये बना होता है। इनमें पूर्ण विकसित जैविक तंत्र पाए जाते हैं, जैसे पाचन तंत्रिका, उत्सर्जी, परिवहन और प्रजनन तंत्र। इतने सारे तंत्र इनमें पाए जाते हैं जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें, ठीक है। पाचन तंत्र होगा, तंत्रिका तंत्र होगा, उत्सर्जी तंत्र होगा, परिवहन तंत्र होगा और प्रजनन तंत्र, ये सारे तंत्र इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। जो पूर्ण विकसित जैविक तंत्र रहते हैं ये इसमें पाए जाते हैं वर्टिब्रेट्स में। इसके बाद आगे हम देखेंगे जो सब फाइलम वर्टिब्रेट्स, इसके अंतर्गत जो चीजें हैं। कशेरुकी उपसंघ में यानी जो सब फाइलम वर्टिब्रेट्स है, जंतुओं में पृष्ठरज्जु यानी जो नोटोकॉर्ड्स होते हैं केवल भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। भ्रूणीय अवस्था, जब भ्रूण में होते हैं तभी अवस्था में ये जो नोटोकॉर्ड्स रहती है वो पाई जाती है। जो वयस्क होने पर उपास्थल, जो उपास्थल होते हैं, ठीक है, जो कार्टिलेजिनस जो इंग्लिश में से बोलेंगे, अथवा अस्थिल मेरुदंड यानी जो बैकबोन होती है उसमें रूपांतरित हो जाती है। इसमें रूपांतरित हो जाती है, जो नोटोकॉर्ड्स होती है वो बैकबोन में रूपांतरित हो जाती है। आप इतना याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड्स है किसमें कन्वर्ट हो रही है, बैकबोन में, ठीक है, बैकबोन में, बैकबोन, बॉर्न नहीं, ठीक है, बॉर्न नहीं, ये बैकबोन है, बैकबोन, बैकबोन, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे इन जीवों में पूर्ण विकसित अंतः कंकाल यानी एंडोस्केलेटन पाया जाता है, जो पेशियों के संचलन यानी मूवमेंट में सहायक होता है। इनका शरीर मुख्यतः 4 भागों में विभाजित होता है, सिर, गर्दन, धड़ तथा पूंछ। किसमें, सिर, गर्दन, धड़ तथा पूंछ में इसमें ये वर्गीकृत होता है। और कशेरुकी प्राणी का शरीर पूर्ण विकसित ऊतकों एवं अंगों से निर्मित होता है। पूर्ण विकसित ऊतक और अंगों से निर्मित होता है इनका जो शरीर रहता है। और इनमें पूर्ण विकसित अंग तंत्र पाए जाते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा, जो पाचन, उत्सर्जन, परिसंचरण, प्रजनन आदि महत्वपूर्ण जैविक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। और इन प्राणियों में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ में विभाजित पेशी हृदय होता है, ठीक है। ये प्रकोष्ठ होते हैं, ये चैम्बर्स वगैरह होते हैं। इस प्रकार से किसी में किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं। 2, 3 और 4 इस प्रकार से विभाजित पेशी जो हार्ट होता है, हृदय होता है, वो होता है, ठीक है। इस प्रकार हम देखेंगे किसमें किस प्रकार का जो हार्ट होता है वो पाया जाता है, हम एक एक करके हम देख लेंगे। तथा उत्सर्जन एवं जल संतुलन हेतु वृक्क उपस्थित होते हैं। इनमें पंख अथवा पाद जो रहते हैं पैर के रूप में 2 जोड़ी युग्मित उपांग पाए जाते हैं। और कशेरुकी जीवों के विभिन्न वर्गों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। जो कशेरुकी जीव है उनका वर्णन यहाँ पे जो वर्णन है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे कॉमन चीज़ें यहाँ पे हमने दे रखी है कि उभयचर में मेन फीचर्स क्या रहेंगे, एग्जांपल्स क्या रहेंगे। इस प्रकार से जो वर्ग है यहाँ पे देखिए, मत्स्य, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी वगैरह में यहाँ पे किस प्रकार से इनमें कॉमन चीज़ें रहेगी और क्या इनके एग्जाम्पल एक एक करके हम देख लेते हैं। उभयचर की बात करते हैं तो उभयचर ये इनका मेन फीचर है मॉइस्ट यानी मॉइस्ट परमिएबल स्किन होती है, यानी नम नम परमिएबल स्किन इनकी होती है, इनकी त्वचा होती है। और इनके एग्जाम्पल की बात करें तो मेंढक, न्यूट और सैलामेंडर ये इसके अंतर्गत आते हैं जो उभयचर, ठीक है। उभयचर यानी जो जल और भूमि दोनों में रह सकते हैं, जल और भूमि दोनों में रह सकते हैं, उभयचर कहलाते हैं। और ये यहाँ पे अगला है मत्स्य। मत्स्य ये इनका मेन फीचर इनमें गलफड़े होते हैं और वेट स्केल्स होते हैं। वेट स्केल्स यहाँ पे देखिए, स्केल्स यहाँ पे ये देखिए, ये स्केल्स वगैरह है जो इनकी जो इनके त्वचा में होते हैं, मतलब त्वचा आवरण होता है, ये इनको जो बाहरी चीजों से इनका बचाव करता है, ठीक है। इस प्रकार ये स्केल्स होते हैं, ठीक है। और अगला है इनके एग्जांपल हम देखते हैं गोल्ड फिश,
शार्क, कॉड वगैरह ये इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सरीसृप के बारे में बात करें, सरीसृप के तो इनमें मेन फीचर होता है ड्राई स्केल्स होते हैं। शल्क इसको बोलते हैं, शल्क। ठीक है, शल्क बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, तो इसके उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं छिपकली, मगरमच्छ, स्नेक्स वगैरह। अगला है पक्षी, बर्ड। बर्ड के अंतर्गत जो इसका मेन फीचर है पंख है, चोंच इनकी होती है। इसके एग्जांपल है शुतुरमुर्ग वगैरह, स्पैरोस वगैरह, जो गौरैया वगैरह होती है इसके अंतर्गत आते हैं पक्षी में। ठीक है, स्तनधारी जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स में फर होते हैं और ये मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ये अपने जो बच्चे रहते हैं, जो अपने संतति वगैरह, जो मतलब जो बच्चे वगैरह रहेंगे उनको मिल्क पिलाते हैं। ठीक है, और स्तनधारी का मेन जो स्तनधारी जीवों का जो मुख्य मुख्य इनका गुण रहता है, इनमें मेमोरी ग्रंथ रहते हैं, यानी जो स्तन ग्रंथियां रहती है वो रहती है। ठीक है, स्तन ग्रंथि इसमें होती है जो स्तनधारी जीव रहते हैं उनमें। एग्जाम्पल के तौर में खरगोश है, कंगारू है, ह्यूमन है, आप और हम सब स्तनधारी है। और यहाँ पे डॉल्फिन वगैरह है, तो ये सब स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बारे में, मत्स्य वर्ग के बारे में। मत्स्य पीसेस, जो मछलियाँ रहती है, जो फिश रहती हैं वो गिल्स के थ्रू, यानी जो गलफड़े रहते हैं उसके थ्रू यहाँ पे सांस लेती है, ब्रीदिंग करती हैं वाटर में, और ये जल में रहते हैं। ठीक है, जल में किसके थ्रू, मतलब जल में रहते हैं, और ये गिल्स के थ्रू ये जो मछलियाँ रहती है वो ब्रेथ करती हैं। और इनमें स्केल्स यानी शल्क वगैरह रहते हैं जो हमने अभी देखे थे, और फिन्स होते हैं। ठीक है, ये फिन्स वगैरह ये इस प्रकार के ये फिन्स वगैरह इसमें होते हैं। और ये मोस्टली क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। और ये अंडे वगैरह देते हैं, जो मत्स्य वर्ग के जो जीव रहते हैं वो अंडे वगैरह देते हैं। और ये शार्क शार्क को छोड़ के, यानी शार्क को हम छोड़ दें तो बाकी सभी ये अंडे वगैरह देते हैं। और शार्क क्या करते हैं, शार्क बर्थ टू लिव यंग। ठीक है, शार्क क्या करते हैं, जीवों को जन्म देते हैं। ठीक है, जन्म देते हैं। और ये जो मोस्टली जो मत्स्य वर्ग के जीव है वो अंडे वगैरह देते हैं। और यहाँ पे जो कोल्ड ब्लडेड का यहाँ पे कंसेप्ट आया। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड क्या होता है ये आप समझिए। कोल्ड, एक होता है कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड, और एक क्या होता है वार्म ब्लडेड। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर समझिए, कोल्ड ब्लडेड मतलब यहाँ पे ये है कि ये इनका जो ब्लड रहता है वो कोल्ड रहता है। ठीक है, और कोल्ड कोल्ड ब्लड का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये इनका जो तापमान है वो, शरीर का तापमान है वो फिक्स नहीं रहता है, शरीर का तापमान फिक्स नहीं रहता है। ये जैसे धूप पड़ी, ठीक है, धूप है या फिर बारिश हो रही है या फिर ठंड का मौसम है, इस प्रकार से जब तापमान परिवर्तित होता है वातावरण का, तो वातावरण के तापमान के अनुसार ये अपना तापमान बदल लेते हैं। ठीक है, यानी इनको ठंड गर्म वगैरह, ठंडी गर्मी वगैरह इस प्रकार की चीजें इनको महसूस नहीं होती। ठीक है, तो जैसे गर्मी में जब गर्मी है यानी धूप पड़ रही है तो ये इनका जो तापमान है, किसका, ब्लड का, इनका ब्लड का तापमान गर्म हो जाएगा। और जब ठंड वगैरह है तो यहाँ पे इनके ब्लड का तापमान कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड। और यदि हम बात करें जो वार्म ब्लडेड की, ठीक है, जो वार्म ब्लडेड है, जो जीव रहते हैं जिनका जो ब्लड रहता है वार्म रहता है, वो उनका शरीर का तापमान एक निश्चित तापमान रहता है। ठीक है, निश्चित तापमान रहता है। इसके अंतर्गत आते हैं बर्ड्स और मैमल, यानी इनको जब तेज गर्मी पड़ेगी तो इनको गर्मी महसूस होगी, ठंड पड़ेगी तो ठंड महसूस होगी, इस प्रकार से चीज इसमें होती है। ठीक है, बर्ड्स और मैमल आते हैं किसमें, वार्म ब्लडेड के अंतर्गत, और इनको होम्योथर्म्स भी कहेंगे। ठीक है, वार्म ब्लडेड को होम्योथर्म्स के नाम से भी जानते हैं, जो जो जीव रहते हैं इसमें। और ये है कोल्ड ब्लडेड के अंतर्गत आएंगे फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, यानी जो मछली मत्स्य वर्ग है और जो उभयचर वर्ग है और जो सरीसृप वर्ग है, इसके अंतर्गत आते हैं जो कोल्ड कोल्ड ब्लडेड वाले, जो जिनमें ब्लड कोल्ड रहता है, कोल्ड ब्लडेड वाला ब्लड रहता है, ये इसके अंतर्गत आएंगे फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। ठीक है, मत्स्य, उभयचर और सरीसृप, इनको पोइकिलोथर्म भी बोलते हैं। ठीक है, पोइकिलोथर्म भी इसको बोलेंगे, कोल्ड कोल्ड ब्लडेड जो जीव रहते हैं उनको। ठीक है, तो ये चीजें थी इसमें मत्स्य वर्ग में समझाने के लिए। और चीज यहाँ पर है कि मत्स्य वर्ग के जीवों में लैंगिक विभाजन होता है, कुछ जीव आंतरिक निषेचन जबकि कुछ जीव बाह्य निषेचन के माध्यम से प्रजनन करते हैं। और मत्स्य वर्ग के प्रमुख हम जीव देख लेते हैं, रोहू, मांगुर, शार्क, टॉर्पीडो, समुद्री घोड़ा, ठीक है, डॉग फिश, इस प्रकार इसके उदाहरण है, मत्स्य वर्ग के प्रमुख जीव है। ठीक है, अगर हम देखते हैं उभयचर वर्ग यानी क्लास एम्फीबिया। ठीक है, एम्फीबियंस के अंतर्गत हम देखेंगे उभयचर वर्ग के अंतर्गत उन जीवों को सम्मिलित किया जाता है जो जल एवं स्थल दोनों में निवास करते हैं। ये प्रथम अनियत तापी है जो उद्विकास की प्रक्रिया में स्थल पर आए हैं।
और इस वर्ग में लगभग 3000 जीव प्रजातियां सम्मिलित है। इनका शरीर सिर धड़ में विभाजित होता है, ठीक है, सिर और धड़ में बटा होता है। इनकी त्वचा नमीयुक्त तथा शल्क रहित होती है, नमीयुक्त होती है और शल्क रहित होती है। और ये जीव फेफड़ों, मुंह गुहा यानी जो बक्यूो फेरिंगल कैविटी रहती है और जो गलफड़े इनकी त्वचा के माध्यम से शोषण करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि इन जीवों में क्या फेफड़े है, मुंह गुहा है तथा गलफड़े रहते हैं, तो इनकी त्वचा गलफड़े की त्वचा के माध्यम से ये शोषण करते हैं। और यहाँ पे जिसे त्वचीय शोषण कहा जाता है, क्या कहेंगे, क्या इसको बोलेंगे त्वचीय शोषण। गलफड़ों की त्वचा के साथ त्वचा के माध्यम से शोषण करते हैं, तो इसको इनको बोलेंगे, मतलब इस प्रकार का शोषण क्या कहलाएगा, त्वचीय शोषण, त्वचीय शोषण, ठीक है। आगे हम देखते हैं उभयचर जीवों का हृदय जो रहता है 3 प्रकोष्ठों यानी 3 चैम्बर्स वाला होता है, 3 चैम्बर्स वाला होता है, 3 चैम्बर में विभाजित होता है, जिसमें 2 आलिंद तथा 1 निलय होता है, ठीक है। 2 आलिंद रहेंगे इसमें, 2 आलिंद और 1 निलय, ठीक है, 2 आलिंद और 1 निलय, इस प्रकार से इसमें बटा हुआ रहता है। और इनकी आहार नाल जो रहती है, आहार नाल मूत्र नली तथा प्रजनन गुहा शरीर के बाहर एक विशेष कोष में खुलते हैं, जिसे क्लोका कहते हैं, क्लोका, क्लोका कहेंगे, ठीक है। क्लोका किसे कहते हैं आप याद रखिए। और इसके अंतर्गत जो एम्फीबियंस होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे FAR, फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड। और जब ये छोटे होते हैं तो इनको टेडपोल्स कहा जाता है। टेडपोल्स जो ब्रीदिंग करते हैं गिल्स के माध्यम से करते हैं, और ये जब बड़े हो जाते हैं तो ये लंग्स के माध्यम से ये ब्रीदिंग करते हैं। जब एडल्ट वगैरह हो जाते हैं तब ये लंग्स के माध्यम से ब्रीदिंग करते हैं। यानी जब ये वाटर में रहते हैं, जब टेडपोल अवस्था में रहते हैं तो ये ब्रीदिंग करते हैं किससे, गिल्स के माध्यम से। और ये जब लैंड में जाते हैं तो ये लंग्स के माध्यम से ब्रीदिंग करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, ठीक है। द मेन टाइप्स ऑफ एम्फीबियंस आर फ्रॉक्स, टोड्स और सैलमेंडर्स, ये इसके अंतर्गत आता है, फ्रॉक्स, टोड्स और सैलमेंडर्स, ठीक है। उभयचर वर्ग के प्रमुख जीव हम देख लेते हैं यहाँ पे। और मेंढक, पंख सरट, सैलमेंडर, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, ये सैलमेंडर इसका एग्जांपल है। और गोल्डन मेंडल, वृक्ष वृक्ष मेंढक, और ये है माउंटेन चिकन। तो इस प्रकार से ये इसके उभयचर वर्ग के प्रमुख जीव है यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से आप पूछे जा सकते हैं, बताइए इसमें कौन सा उभयचर वर्ग के जीव है या उभयचर वर्ग के जीव नहीं है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके यहाँ पे आएंगे। तो एमसीक्यू के लिए भी आप तैयार हैं, प्रीलिम्स वाला जो पोर्शन रहता है उसके लिए भी आप तैयार हैं। और आपकी जो अप्रोच है वो इसी प्रकार होनी चाहिए। यदि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको प्रीलिम्स के लिए भी यहाँ पर तैयार रहने चाहिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत ही यहाँ पे जो प्रीलिम्स का पाठ्यक्रम है वो यहाँ पे ओवरलैप किए गए, जैसा कि मैं अपने कई लेक्चर्स में बात कर चुका हूँ। और यहाँ पे यदि आप मेंस को टारगेट करके चलेंगे तो आपकी तैयारी प्रीलिम्स की ऑटोमेटिक होगी, ठीक है। तो क्योंकि काफी सारा पोर्शन यहाँ पे ओवरलैप है, तो इस प्रकार आप प्रीलिम्स की तैयारी भी साथ में करते चले। अगला है सरीसृप वर्ग यानी क्लास रेप्टिलिया। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं सरीसृप जीव रेंगकर चलने वाले तथा अनियत तापी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अधिकतर सरीसृप जो अपेक्षाकृत गर्म वातावरणीय स्थल पर निवास करते हैं, परंतु कुछ सरीसृप जलीय वातावरण में भी निवास करते हैं। इस वर्ग में लगभग 6000 जीव प्रजातियां सम्मिलित है। सरीसृप जीवों की त्वचा शुष्क यानी ड्राई एवं खुरदरी यानी रफ होती है, जिस पर बाह्य त्वचीय शल्क यानी एपिडर्मिस, स्केल अथवा अन्य आवरण स्क्यूट्स पाया जाता है, अन्य जो आवरण है यानी स्क्यूट्स वो पाया जाता है, ठीक है। तथा सर्प तथा छिपकलियां केंचुओं के रूप में अपने मृत शल्कों का त्याग करते हैं। केचुली नहीं, केचुली के रूप में। आपने कांचली वगैरह आपने देखा होगा, कांचली या फिर केचुली बोलते हैं, ठीक है। जो आपने देखा होगा उसमें कि वो अपने जो मृत शल्क रहते हैं उसका त्याग करते हैं, ठीक है। तो वहां पे एक प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ, जो मृत शल्क वगैरह रहते हैं, और इसको फोटो में डालना भूल गया, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, केचली, एपिडर्मल स्केल। इनका जो बाह्य आवरण रहता है आपने देखा होगा, बाह्य आवरण वगैरह, तो ये जो बाह्य आवरण है वो छोड़ देते हैं, ठीक है। बाह्य आवरण ये इस प्रकार से, ये जो है ना, जो बाहर की जो लेयर है वो छोड़ देते हैं।
यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट जो पिक्चर मैं देखना चाह रहा हूँ अभी दिख नहीं रही है मुझे। ठीक है, मैं आपको जब नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उसमें आपको बता दूंगा। और हाँ, यहाँ आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो इसको जो बाह्य वाला आवरण है वो छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया कि सर्पदंश छिपकलियाँ केचुली के रूप में अपना मृत शल्कों का त्याग करते हैं। ठीक है, ये जब ये जो शल्क ये शल्क वगैरह जो है ये जब मर जाते हैं तो उसका त्याग कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये मृत शल्क का अपना त्याग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सरीसृप वर्ग के अंतर्गत यहाँ पे कुछ और अन्य चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। जो डायनासोर जो थे, ठीक है, डायनासोर वगैरह जो थे वो थे रेप्टाइल्स वर्ग के अंतर्गत आते हैं, मतलब आते थे उस टाइम पे। अ, हालांकि कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये वार्म ब्लडेड थे। वार्म ब्लडेड मतलब इनको इनके शरीर का जो तापमान था वो नियत था, मतलब नियत तापमान के अंतर्गत ये इनका जो ब्लड रहता वो रहता था। ठीक है, और रेप्टाइल्स आर मोर कॉमन इन द ट्रॉपिक देन वार्म रीजन एंड आर नॉट फाउंड इन पोलर एरिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो रेप्टाइल्स रहते हैं तो वो मोस्टली ट्रॉपिक एरियाज में देखने को मिलते हैं, और पोलर यानी ठंडे एरिया में ये नहीं पाए जाते। यानी इसको इनके लिए बीच का जो तापमान रहता है, ना ज़्यादा गर्म ना ठंडा, वो वाले तापमान में ये रहते हैं, वाले तापमान वाले एरिया में रहते हैं। ठीक है, और पोलर एरिया में नहीं पाए जाते, यानी ठंड वाले एरिया उसमें नहीं पाए जाते। अगला हम देखते हैं सरीसृपों में क्लोम यानी छिद्र रहते हैं, गिल्स अनुपस्थित होते हैं और ये फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। इनके शरीर में पसलियां रिब्स पाई जाती हैं जो उनकी देह गुहा यानी बॉडी कैविटी के संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन में तथा शिथिलन यानी एक्सपेंशन में सहायता करती है। संकुचन और शिथिलन में सहायता करती है। ठीक है, और आगे हम देखते हैं इनका हृदय जो सामान्यतः तीन प्रकोष्ठों, ये इनका हृदय तीन प्रकोष्ठों, दो दो आलिंद और एक निलय, दो आलिंद और एक निलय में विभाजित रहता है। परंतु मगरमच्छों का हृदय चार प्रकोष्ठों में यहाँ पे बटा हुआ रहता है। मगरमच्छ का हृदय कितने प्रकोष्ठों में बटा रहता है? चार। मगरमच्छ का प्रकोष्ठ कितने कितने भागों में बटा होता है? चार भागों में। कितने प्रकोष्ठों में बटा होता है? तो वो चार भाग है। इनमें सांपों को छोड़कर सभी में केंद्रिका युक्त लाल रक्त कणिकाएं, केंद्र का युक्त लाल रक्त कणिकाएं यानी न्यूक्लिटेड आरबीसीज पाई जाती है। और सरीसृपों में दो जोड़ी यानी चार पैर होते हैं। सरीसृपों में दो जोड़ी यानी चार पैर, दो जोड़ी यानी जो चार होते हैं वो चार पैर होते हैं। उभयचर प्राणियों के समान इनमें भी आहारनाल, मूत्रवाहिका तथा प्रजनन गुहा एक ही स्थान यानी क्लोका में खुलती है। क्लोका में खुलती क्या क्या चीजें? जो आहारनाल है, मूत्रवाहिका है और प्रजनन गुहा एक ही स्थान पे यानी जो क्लोका है उसमें खुलती है। क्लोका के बारे में हम लास्ट स्लाइड में डिस्कस किए हैं। आगे हम देख लेते हैं सरीसृपों में नर एवं मादा जीव अलग अलग होते हैं। इनमें आंतरिक निषेचन होता है। सरीसृपों में आंतरिक निषेचन होता है। कुछ अपवादों को छोड़कर ये भी अंडज यानी ओविपेरस होते हैं। ठीक है, ये अंडज होते हैं, यानी ये सभी अंडज यानी ओविपेरस होते हैं। इनके अंडों पर कैल्शियम निर्मित कवच होता है जो लोचशील, कठोर अथवा कोमल हो सकता है। लोचशील, कठोर अथवा कोमल हो सकता है। ठीक है, सरीसृप वर्ग के अंतर्गत जो जीव आते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। छिपकली, सर्प, कछुआ, कोमोडो ड्रैगन, इगुआना और अजगर, मगरमच्छ, घड़ियाल, ये सारे सरीसृप वर्ग के जीव हैं। अब है पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग के अंतर्गत हम देखते हैं पक्षी या फिर बर्ड्स है, दो पैरों वाले पंखयुक्त तथा नियततापी वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, वार्म ब्लडेड जीव होते हैं, अर्थात ये शरीर का एक निश्चित ताप बनाए रखने में सक्षम होते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकतर पक्षी उड़ सकते हैं। ठीक है, जो पेंगुइन्स वगैरह जो हम देखते हैं, पेंगुइन्स वगैरह जो होते हैं वो उड़ नहीं सकते क्योंकि इनका शरीर बहुत बड़ा होता है। इसके अंतर्गत लगभग 9000 जीव प्रजातियां सम्मिलित होती है। पक्षियों के अग्रपाद पंखों विंग्स के रूप में रूपांतरित होते हैं। जो अग्रपाद रहते हैं जो पक्षी आपने देखे होंगे, ठीक है, बर्ड्स में क्या होते हैं? अग्रपाद जो रहते हैं विंग्स के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, जबकि पश्चपाद चलने, तैरने एवं शिकार करने के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक है, जो अग्रपाद जो उसके पंख वगैरह रहते हैं, ठीक है, पंख भी जो अग्रपाद रहते हैं वो भी पैर रहते हैं, लेकिन वो किसके रूप में परिवर्तित हो जाते हैं? पंखों के रूप में। ठीक है, जो पैर रहते हैं वो अगले वाले रहते हैं, जो पंख रहते हैं, ठीक है, पक्षियों के जो पंख रहते हैं वो अग्रपाद रहते हैं, और ये मतलब पंखों के रूप में डेवलप होते हैं। कौन से जो रहते हैं? अग्रपाद वाले रहते हैं। ठीक है, और जो बाकी जो पश्चपाद रहते हैं, पश्चपाद जो जिससे वो चलते हैं, ठीक है, जो चलने वगैरह काम करते हैं, पश्चपाद चलने, तैरने एवं शिकार करने के लिए अनुकूलित होते हैं। पश्चपाद में सामान्यतः चार तथा कभी कभी तीन अथवा दो पंजे पाए जाते हैं। ठीक है, पश्चपाद जो रहते हैं कभी कभी तीन अथवा दो पंजे इसमें होते हैं। पक्षियों का जो हृदय रहता है, जो हार्ट रहता है, वो चार कोष्ठकों, दो आलिंद और दो निलय में यहाँ पे बटा हुआ रहता है।
और इनके अंतः कंकाल की लंबी अस्थियां यानी खोखली, जो अंतः कंकाल की जो लंबी अस्थियां खोखली तथा वायुकोष युक्त होती है। आगे इसके बारे में देखते हैं। पक्षी फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं और इनके शरीर में उपस्थित वायुकोष फेफड़ों से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करते हैं। और सामान्यतः इनकी पूंछ में तेल ग्रंथि यानी अप्रोपाइजियम ऑयल ग्लैंड उपस्थित होती है, परंतु शुतुरमुर्ग तथा तोते में तेल ग्रंथि नहीं पाई जाती। शुतुरमुर्ग और तोते में तेल ग्रंथि नहीं पाई जाती। ये इंपॉर्टेंट चीज, आप ये इसको याद रखिए। बाकी में पाई जाती है जो तेल ग्रंथि, वो ठीक है। पक्षियों का मस्तिष्क सरीसृपों की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। इनकी दृष्टि तीव्र जबकि घ्राण शक्ति यानी सेंस ऑफ स्मेल, जो सूंघने की क्षमता रहती है, वो कमजोर होती है। ठीक है, दृष्टि इनकी बहुत तेज रहती है, लेकिन इनकी जो सूंघने की क्षमता वो कम होती है। पक्षियों में नर एवं मादा पृथक पृथक यानी अलग अलग होता है, नर और मादा अलग अलग होते हैं, तथा जनन छिद्र एवं गुहा मार्ग संयुक्त होता है। जनन क्षेत्र और गुहा मार्ग संयुक्त होता है। सभी पक्षी अंडज यानी ओविपेरस होते हैं। सभी पक्षी अंडे देते हैं, ये अंडज होते हैं। ठीक है, पक्षी वर्ग के प्रमुख जीवों के बारे में हम देख लेते हैं। कबूतर, मोर, शुतुरमुर्ग, चील, गिद्ध, गौरैया, तोता, पेंगुइन, ठीक है, उल्लू, हंस, नीलकंठ वगैरह, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है तथा इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है और सबसे बड़ी कोशिका के रूप में भी इसे हम जानते हैं, इसके अंडे को। और शुतुरमुर्ग, एमू, कीवी, पेंगुइन आदि पक्षी उड़ने में सक्षम नहीं होते। शुतुरमुर्ग, कीवी है, पेंगुइन से आदि उड़ने में सक्षम नहीं होते। हमिंगबर्ड जो है, हमिंगबर्ड सबसे छोटा पक्षी है जिसकी लंबाई लगभग 2.75 इंच तथा भार लगभग 2 ग्राम होता है। इसके बाद हम देखते हैं स्तनधारी वर्ग यानी क्लास मैमल्स जो है, मेमेलिया, क्लास मेमेलिया जो है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो इसमें तीन तीन तरीके का यहाँ पे डिवाइडेशन है। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथेरिया। ठीक है, जो मैमल्स रहते हैं, मैमल्स की सबसे विशेष बात यह है कि इसमें मेमरी ग्लैंड रहते हैं यानी स्तन ग्रंथियां रहती है इसमें, स्तन ग्रंथियां। और ये अपने जो शिशु रहते हैं, शिशु जिनको जन्म देते हैं, उनको ये दूध पिलाते हैं। ठीक है, तो ये इनकी विशेष बात रहती है। और ज़्यादातर जो रहते हैं मैमल्स रहते हैं वो जन्म देते हैं। ठीक है, तो ये जन्म देते हैं, ज़्यादातर रहते हैं वो। और ये दूसरी दूसरी कंडीशन क्या है, स्तन ग्रंथियां इनमें रहती है। तो प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया के बारे में हम एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं। तो स्तनधारी का जो वर्गीकरण है तीन मतलब मुख्यतः दो में है, प्रोटोथीरिया और थीरिया में। और थीरिया को भी यहाँ पे दो उपवर्गों में बांटा गया है, सब क्लास मेटाथीरिया और सब क्लास यूथीरिया। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे इसका वर्गीकरण है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं इस वर्ग के स्तनधारियों में चुचुक विहीन स्तन पाए जाते हैं। चुचुक यानी यहाँ पे देखिए, इस वाले जो गाय वगैरह है, यहाँ पे ये जो ये आकृति रहती है, इसको कहते हैं चुचुक। ठीक है, तो चुचुक विहीन आकृतियां यानी चुचुक विहीन स्तन पाए जाते हैं। और किसमें, जो प्रोटोथीरिया रहता है उसमें। और ये स्तनधारी ये स्तनधारी जो रहते हैं अंडे देते हैं। स्तनधारी क्या करते हैं, अंडे देते हैं। जैसे एकेडना है, जो एकेडना जीव है, ठीक है, एकेडना जो है वो स्तनधारी है लेकिन वो अंडा देता है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। तथा इनमें बाह्य कर्ण अनुपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं ऑर्निथोकिंस और एकेडना, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे प्लेटिपस वगैरह, ये इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्लेटिपस वगैरह प्रोटोथीरिया के अंतर्गत इसमें आते हैं। अगला है थीरिया। इस वर्ग सॉरी इस वर्ग के स्तनधारी गर्भ में विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं। और थीरिया वर्ग को पुनः दो उपभागों में विभाजित किया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं दो उपभाग इसके हैं, उपवर्ग मेटाथीरिया और उपवर्ग यानी सब क्लास यूथेरिया। एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी लूं। जो उपवर्ग मेटाथेरिया है उसके अंतर्गत हम जो जीव है उसके जो विशेषताएं वगैरह वो हम देख लेते हैं यहाँ पे पहले। इस वर्ग के जंतु ना तो अंडे देते हैं और ना ही पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, इस वर्ग के जंतु ना तो अंडे देते हैं और ना ही पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, अर्थात ये अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, देखेंगे इसके बारे में अभी। बाद में इस बच्चे का विकास माता के उदर में स्थित विशेष थैली में होता है जिसे मार्सुपियल थैली कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये वाले इसमें ये है मार्सुपियल थैली, ये कंगारू वगैरह में देखने को मिलते हैं। और ये मार्सुपियल थैली यहाँ पे है इनमें। ये किस प्रकार के बच्चे को जन्म देते हैं, अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, क्योंकि ये ना तो अंडे देते हैं और ना ही पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। ये किस प्रकार के बच्चे को जन्म देते हैं, अपरिपक्व बच्चे को। ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद में
इसके बाद में क्या होता है कि इस बच्चे का विकास माता के उदर में स्थित विशेष थैली, जिसको हम बोलते हैं मार्सुपियल थैली कहते हैं, यहाँ पे इसका विकास होता है। ठीक है, विकास होने के बाद फिर यहाँ से निकलता है। ठीक है, इस उपवर्ग के जंतुओं में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, लेकिन इसके चुचुक जो टीट्स होते हैं मार्सुपियल थैली में खुलते हैं और यहीं से अविकसित बच्चे को पोषण मिलता है। इनमें बाह्य कर्ण यानी एक्सटर्नल ईयर्स उपस्थित होता है और इनका शरीर तापमान हमेशा समान रहता है। ये एक दंती होते हैं और उदाहरण के लिए हम देखते हैं कंगारू वगैरह और डाइडेल्फिस आदि इसके उदाहरण है, किसके? उपवर्ग मेटाथीरिया के। इसके बाद हम देखते हैं उपवर्ग यूथीरिया। यूथीरिया मतलब यू का मतलब होता है ट्रू, यानी जो सच्चे वाले जो रहते हैं। ठीक है, सच्चे थीरिया जो है उसको बोलेंगे यूथीरिया, यानी उपवर्ग यूथीरिया इसको बोलेंगे। और यहाँ पे इसको बारे में हम देखते हैं तो इस उपवर्ग में उच्च स्तनधारी सम्मिलित होते हैं और इनमें बाह्य कर्ण उपस्थित होता है। इनमें भ्रूण मादा के गर्भाशय में विकसित होता है और इस उपवर्ग की मादा पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देती है। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पे पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। इनमें स्तन ग्रंथियां पूर्ण विकसित होती है तथा इनमें जो जो टीट्स रहते हैं, जो चुचुक वगैरह हमने बात की थे, स्तन नागर जो है वो पाए जाते हैं। इनके जबड़े में दांत पाए जाते हैं और इनमें गर्भाशय तथा योनि योनि पूर्ण विकसित होती है तथा आपस में संयुक्त होकर योनि मार्ग वेजिना बनाते हैं। इनके मस्तिष्क में महासंयोजक होता है और इनमें निषेचक जो निषेचन आंतरिक होता है। इनमें जो निषेचन का प्रकार है, किस प्रकार का होता है? ये आंतरिक निषेचन होता है। मादा में गुदा तथा जनन मूत्र छिद्र अलग अलग होता है और यहाँ पे खोपड़ी की अस्थियों के बीच की धारी स्पष्ट होती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं पेंगोलिन, छछूंदर, उड़ने वाले लोमड़ी, चूहा, खरगोश, पिनीपिग, कुत्ता, बाघ, सिंह यानी जो लायन है, शेर वगैरह, भारतीय हाथी, गधा, ब्लू व्हेल वगैरह और मनुष्य, सबसे मेन बात है मनुष्य भी हम इसी इसी के अंतर्गत आते हैं, उपवर्ग यूथीरिया के अंतर्गत। ठीक है, यूथीरिया के अंतर्गत आते हैं, सब क्लास यूथीरिया के अंदर मनुष्य आते हैं और जो डॉल्फिन वगैरह है, बैट जो चमगादड़ वगैरह वो इसी के अंतर्गत आते हैं और व्हेल मछली वगैरह भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन आता है ये हमने यहाँ पे देखे। स्तनधारी को वर्गीकरण यहाँ पे मुख्यतः दो में होता है, जैसे यहाँ पे तीन, कई बार तीन में भी कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से भी कर दिया जाता है और यहाँ पे जो इस प्रकार से भी किया जाता है। ठीक है, प्रोटोथेरिया और थीरिया में। ठीक है, तो यहाँ पे थीरिया के अंतर्गत दो उपवर्ग हमने देखे, मेटाथेरिया और उपवर्ग यूथेरिया। ठीक है, इस प्रकार से दोनों प्रकार से हमने यहाँ पे देख लिए। स्तनधारी वर्ग के जीव के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं। मनुष्य है, आप और हम, कुत्ता जो आप पालते वगैरह या फिर जो आवारा घूमते रहते हैं वो भी स्तनधारी के अंतर्गत आएंगे। हाथी है, बिल्ली है, शेर है, वेल, बंदर, भालू, गाय, चमगादड़, चूहा वगैरह, ये सब स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे जीवों के वर्गीकरण का ये जो टॉपिक है, ये लास्ट वाला वो खत्म हुआ। तो ठीक है, यहाँ तक हमने एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़े हैं। एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं हम यहाँ पे। संघ कॉर्डेटा हमने यहाँ पे पढ़ा, फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत सारी चीजें पढ़े। इसमें क्या क्या चीजें, पृष्ठरज्जु, कशेरुकी जंतु, जो कशेरुकी क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, पृष्ठरज्जु होते हैं और जो पृष्ठरज्जु जो बाद में जाके जो वर्टिब्रेट एनिमल रहते हैं, कशेरुकी जंतु रहते हैं, उसमें पृष्ठरज्जु के स्थान पर जो कशेरुकी स्तंभ आ जाते हैं यानी वर्टिब्रेट कॉलम्स आ जाते हैं, इनका विकास हो जाता है। फिर यहाँ पे देखे हम पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु हमने देखे, यहाँ पे गुदा पुच्छ यानी पोस्ट एनल टेल हमने देखे, क्लोव छिद्र वगैरह के बारे में हमने बात की। संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत जो वर्गीकरण है वो हमने देखे, प्रोटोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा वगैरह। ठीक है, यहाँ पे यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा वगैरह हमने यहाँ पे देखे। वर्टिब्रेटा के अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत हमने ये सारी चीज़ें पढ़े। ठीक है, और ये इसके बाद हमने इसके एग्जांपल वगैरह हम देखे, जो कॉमन मेन फीचर वगैरह उसके अंतर्गत हम ये सारी चीज़ें देखे और सभी वर्ग के अंतर्गत हमने डीप में जितना आवश्यक है यानी सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जितना आवश्यक होता है हम पढ़ लिए। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होते हैं। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया बहुत ही आकर्षक फ्री प्लान, और फ्री प्लान के अंतर्गत आपको मिलते हैं 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे होंगे और वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें होते हैं। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चल रही है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट का आपको आंसर देना होता है और 8 बजे ये डेली चलती है सीरीज। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और इसमें आपको एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित गोल चूज करना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का। अब यहाँ पे कोड डालेंगे सरकार 10, याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं।
यदि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं तो आपके लिए 2 बैचेस हैं। यहाँ पे एमपीपीएससी ब्रह्मास्त्र बैच है और यहाँ पे एक है चैंपियनशिप बैच है। ये इन दोनों बैच में आप ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि आप ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए प्लस कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं अनअकैडमी में, तो आपके लिए यहाँ पे द अल्टीमेट 60 डेज का कोर्स है यहाँ पे, और टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स का यहाँ पे 60 डेज का कोर्स है। आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप शुरू से तैयारी करना चाहते हैं एमपीपीएससी की, तो यहाँ पे 10 मंथ का फाउंडेशन बैच यहाँ पे चालू होने वाला है 12 जनवरी से। इसमें मेंस के साथ प्रीलिम्स की तैयारी भी कराई जाएगी और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज भी यहाँ पे कराई जाएगी। और यदि आप ऑलरेडी रिवीजन मोड में हैं तो रिवीजन के लिए संपूर्ण ज्ञान और संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सीरीज चल रही है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और आप एमपीपीएससी 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो आपके लिए ये बैच बहुत ही फायदेमंद है। स्वप्न पूर्ति बैच है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए 35 दिन में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी और हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए आपको अनअकैडमी के ऐप में जाकर के एमपीपीएससी और व्यापम के गोल से संबंधित जो प्लस बैचेस है वहां पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। आपको अपने पसंदीदा प्लान चुनने का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार टाइम प्रोमो कोड डालने के बाद आप यहाँ पे 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं और उसके बाद प्रोसीड टू पे कीजिए। आप इसके बाद वो प्लान खरीद सकते हैं। तो देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी नाउ, लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.